नमस्कार, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं रक्षा मामलों पे हमारा अपडेट रखवाले। शिव, आपका स्वागत है। आप लंबे समय बाद वापस रखवाले में आए हैं। हम भी रखवाले को लेके कुछ एक वक्फे के बाद अपने दर्शकों के सामने आ रहे हैं। जो छोटा इंटरप्शन था उसके अनेक कारण हैं। शिव इजराइल में थे, आप लोगों ने उनकी रिपोर्टिंग को देखा भी होगा, और हम भी चुनाव और बाकी चीज़ों में थे। हमारी कोशिश रहेगी कि लेकिन इस तरह आपको मायूस ना किया रेगुलर करें। रहेंगे हर हम। हफ्ते हम लोग एक एक एपिसोड आपके लिए ज़रूर से लेके आएंगे। तो उसकी शुरुआत आज से हो रही है इस वादे की। शिव, रखवाले किस किस को हम शुरू तो अच्छे नोट पे करना चाहते थे, बहुत सारे अपडेट्स थे उनको डिस्कस करना चाहते थे। इजराइल का आपका अनुभव हमारे व्यूअर्स से बांटना चाहते थे, बट जैसी घटनाएं हुई हैं हमें शुरू करना पड़ रहा है एक ट्रैजिक न्यूज़ के साथ में। 22 नवंबर के रोज़ जम्मू कश्मीर के राजौरी ज़िले में एक इनकाउंटर की शुरुआत हुई। बड़ा लंबा इनकाउंटर था जिसमें एक पाकिस्तानी आतंकवादी को ज़रूर न्यूट्रलाइज़ किया गया, लेकिन हिंदुस्तान की फ़ौज का नुकसान भी बहुत बड़ा था। 5 सैनिकों की मृत्यु हुई है। हम उनके नाम आपके सामने पढ़ दे रहे हैं। कैप्टन एमवी प्रांजल, कैप्टन शुभम गुप्ता, हवलदार अब्दुल माजिद, लांस नायक संजय बिष्ट, पैराट्रूपर सचिन गौर लौर सचिन लौर। माफ सचिन लौर माफ़ कीजिए। कुछ घायल भी हैं जिनका कमांड अस्पताल में उधमपुर में इलाज चल रहा है, नॉर्दर्न कमांड के। सभी घायलों को के परिवारों के साथ हमारी प्रेयर्स हैं कि उनकी सेहत जल्दी से जल्दी बेहतर हो जाए, और जो शहीद हुए हैं उनके परिवारों के साथ में टीम रखवाले की संवेदनाएं हैं। शिव, हम जानना चाहते हैं कि ये बाजीमाल और धर्मसाल का जो इलाका है राजौरी में, वहाँ पे ये घटना हुई है और काफ़ी लंबा इनकाउंटर था, और हमने जो लॉस लिया है वो भी बहुत ज़्यादा है। कितनी जानकारी अभी अवेलेबल है कि जिस तरह से चीज़ें टर्न आउट हुई हैं उनके क्या कारण रहे? निखिल, जैसे आपने बताया कि ये जो एनकाउंटर था ये काफ़ी लंबे समय तक चला, लेकिन ये एक ऐसा एनकाउंटर था जिसमें एक काफ़ी परेशान करने वाली एक इनपुट अभी इस शो के पहले आया है। वो ये है कि शायद जो इन्वेस्टिगेशन, जो जांच चल रही है कि ये कैसे हुआ था, वो शायद एक इनकरेक्ट इनपुट, एक जो झूठा इनपुट जो बोलते हैं निखिल, इंटेलिजेंस। देखो, जब भी कुछ एनकाउंटर होता है उसका शुरुआत एक इंटेलिजेंस इनपुट से होता है। राइट। मतलब एक जो इन्फॉर्मर या जो खबरी होते हैं, ह्यूमन इंटेलिजेंस के लोग होते हैं, वो एक यूनिट को संपर्क करते हैं और बोलते हैं कि यहाँ पे कोई ये छुपा है। कमांडर छुपा है, या इस इलाके में या इस गांव में 2 लोग हैं, इस घर में, ऐसा कुछ। ऐसा बिल्कुल ऐसा निखिल एक इनपुट शायद आया था। ये कंफर्म्ड इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन मेरे सूत्रों के मुताबिक ऐसे ही हुआ था। और कुछ झूठा कुछ इनपुट शायद आया था, जिसमें से जो तैनात हुए थे स्पेशल फोर्सेस और जो राष्ट्रीय राइफल्स का जो यूनिट, उनको फंसा दिया गया था एक किल जोन में। मैं उसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जा सकते क्योंकि अभी भी वो जांच दिस जारी इज एन है। ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन, या लेकिन ये एक अगर हम ओवरऑल देखेंगे तो फौज का जो असेसमेंट था निखिल, वो था कि ये एक काफ़ी क्लियर कट ऑपरेशन हो सकता है, क्योंकि ये एक गांव के एक एज पर था। ये बिल्कुल माउंटेनस या फॉरेस्टेड एरिया में नहीं था। ये एक ओपन एरिया था जहाँ पे कुछ घर थे, और वहीं पे एनकाउंटर होने वाला था। लेकिन जब जब ये सैनिक और जो ऑफिसर हैं 9 पैरा के और 63 राष्ट्रीय राइफल्स के, जब वहाँ पहुँचे थे, कुछ इन्फॉर्मेशन शायद गलत हो गया था, और तब तक इट वाज टू लेट। और वो किल जोन में आ गए थे। जो 2 आतंकवादी उस घर में थे, उनके पास एक बहुत ही क्लियर शॉट था जो ऑफिसर्स और सोल्जर्स थे। तो इसलिए काफ़ी लोग घायल भी हुए हैं। एक मेजर साहब अभी श्रीनगर के हॉस्पिटल, कमांड हॉस्पिटल में, कोर हॉस्पिटल में वो अभी ट्रीट हो रहे हैं अभी। और मेरे इन्फॉर्मेशन के मुताबिक जो लोग शहीद हुए हैं निखिल, वो एक ही समय में वो हो गए थे। मतलब इन क्विक सक्सेशन वो हो गए थे। कुछ लोग सर्वाइव हुए थे, वो जिंदा थे, लेकिन जब इवैक्यूएशन हो रहा था तब उनकी मृत्यु हो गई थी। शिव, हमने ये भी सुना कि जो पिक्चर्स आर्मी ने वहाँ से रिलीज़ की हैं, बहुत सारे जर्नलिस्ट्स ने उनको पब्लिक भी किया है, प्रॉपर चैनल से वो तस्वीरें आई हैं। उसमें हम देख रहे हैं कि एक केव शायद वहाँ पे थी जिसके अंदर ये लोग छुपे हुए थे। ये जो टेररिस्ट था कारी, जो एक पाकिस्तानी नेशनल बताया जा रहा है, और लश्कर ए तैयबा से इसका एसोसिएशन था, और ये धंगरी और कंडी में जो हमला हुआ था जून 2023 में, जिसमें 7 लोगों की जान गई थी, उसके मास्टरमाइंड्स में से एक है। आईईडीज बनाने का इसे एक्सपर्ट बताया गया। ये ज़रूर वहाँ पे था, और सिंस आमी ने कहा है कि इसको न्यूट्रलाइज किया गया, इसका मतलब इस ऑपरेशन का एक
रिजल्ट था। लेकिन जो नुकसान हमने उठाया है और जिस कारण की तरफ आप हिंट कर रहे हैं, हमको बिल्कुल ऑपरेशन गरोल की याद आ रही है, जिसको हमने यहीं बैठ करके रखवाले में डिस्कस किया था। वहां पे भी इंडियन लॉस काफी था। कर्नलप्रीत, मेजर आशीष धौचक, सिपाही प्रदीप सिंह, डीएसपी बिल्कुल हुमायूं भट्ट, अनंतनाग में कोकरनाग, कोकरनाग अनंतनाग। करेक्ट। और वहां पे भी शिव इस उसका प्रॉपर जो इन्वेस्टिगेशन था, उसका रिजल्ट हमारे वो पब्लिक भी नहीं है, लेकिन तभी भी इस तरह के फीलर्स आए थे और काफी स्ट्रांग इनपुट था कि यहाँ पे भी ऐसा हो सकता है कि एक बैड इंट आई और उसको उसके ऊपर कार्रवाई करते हुए, उसके ऊपर एक्शन लेते हुए ऐसा कहा जा सकता है कि लोअर किया गया हमारी फोर्सेस को, ऑफिसर्स को, ट्रूप्स को, और वो एक किल जोन था, वो जैसे ही वहां पे पहुंचे उन पे हमला हुआ। क्या अभी पैरेलल्स खोजना ठीक होगा या फिर ये बिल्कुल दो अलग अलग घटना? नहीं, देखो निखिल, ये एक नेचुरल चीज़ है कि पैरेलल्स हम देखेंगे ही, क्योंकि आप अनंतनाग कोकरनाग का ऑपरेशन के बारे में बात कर रहे हैं, राजौरी की बात ही राजौरी इलाके के बारे में ही बात करते हैं। इसी साल मई आई थिंक 5 मई को, आपको शायद याद होगा, हमारे दर्शकों को भी याद होगा, वो न्यूज़ में काफ़ी था, 5 स्पेशल फोर्सेस विशेष बल के सैनिक शहीद हो गए थे एक ही ऑपरेशन में, राजौरी में। और वो भी जो ऑपरेशन था वो काफ़ी सिमिलर ऑपरेशन था निखिल। वहाँ भी एक गांव था, वो गांव के बिल्कुल पास एक पहाड़ था, वहाँ भी एक फॉरेस्टेड एरिया था, टेरेन था, हाइडिंग प्लेसेस थे, जैसे आपने बताया कि एक गुफा भी था, एक केव भी था। और उस घटना का जो जांच हुआ था वो इनकन्क्लूसिव है, मतलब हमारे सामने कभी नहीं आएंगे वो जो फैक्ट्स हैं, क्योंकि वो सेंसिटिव है निखिल। जब विशेष बल जो राष्ट्रीय राइफल्स जो जिन इलाकों में काम करते हैं, जिन इलाकों में ऑपरेट करते हैं, उनके जो गलतियां जो हो सकते हैं, या कमांड में या ट्रेनिंग में या टैक्टिक्स में, वो गलतियां बिल्कुल सीक्रेट हैं। क्योंकि अगर दुश्मन को पता चले कि उनके गलतियां क्या हैं, तो दुश्मन उसका फायदा उठा सकते उनका फायदा उठा सकते हैं। वो अगले ऑपरेशन, अगले आतंकवादी अटैक हमला के लिए वो और भी बेटर प्लान भी कर सकते हैं। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन बिल्कुल क्लासिफाइड है और हम उस पर हम स्पेक्यूलेट भी नहीं करना चाहते। लेकिन पैरेलल्स बिल्कुल ड्रॉ किए जाएंगे, क्योंकि निखिल, जब विशेष बल जो एक लास्ट रिजॉर्ट का फोर्स होता है, ज्यादातर जब भी एक एनकाउंटर होता है जम्मू एंड कश्मीर, राजौरी सेक्टर, साउथ कश्मीर, कहीं भी ज्यादातर आप राष्ट्रीय राइफल्स को तैनात करते हैं। दे आर द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। जो CICT फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स जो होते हैं वो होते हैं राष्ट्रीय राइफल्स। अगर आप थियोरी में देखेंगे निखिल, स्पेशल फोर्सेस, विशेष बल, पैरा स्पेशल फोर्सेस जो बोलते हैं, उनका जो एरिया ऑफ ऑपरेशंस उस तरफ है, लाइन ऑफ कंट्रोल के उस तरफ, सर्जिकल स्ट्राइक्स के लिए, शैलो स्ट्राइक्स के लिए, थियोरेटिकली। वास्तव इन रियलिटी ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वो जम्मू एंड कश्मीर के ज़मीनी ऑपरेशंस में भी काम करते हैं। लेकिन एक ये भी एक ट्रेंड हुआ है कि जब भी कोई एनकाउंटर होता है, स्पेशल फोर्सेस को तुरंत बुलाया जाता है, जो नहीं होना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रीय राइफल्स का प्राइमरी जिम्मेदारी है ऐसे एनकाउंटर्स को कंटेन करने के लिए। तो ये एक मैं एक एलिगेशन नहीं लगा रहा हूं, लेकिन वेटरन्स का एक ऑब्जर्वेशन ये है कि जब भी कुछ एनकाउंटर होता है, कोई स्पेशल फोर्सेस का जो सैनिक या ऑफिसर, उनका शहादत हो जाता है इस एनकाउंटर में। इसका मतलब है कि एनकाउंटर की शुरुआत में ही स्पेशल फोर्सेस तैनात हो जाता है, जो विच इज नॉट सपोज टू बी द केस। एज अ जर्नलिस्ट मैं हमेशा बोलता हूं कि देखो, और जैसे हमने भी इसको डिस्कस किया है निखिल, कि बैटलफील्ड के बाहर से कमेंट करना बहुत आसान है, हाइंडसाइट में कुछ बोलना बिल्कुल आसान है, लेकिन जो सोच समझकर किसी ने स्पेशल फोर्सेस को बुलाया होगा उस इलाके में। लेकिन जब आपका किल रेशियो का मतलब, इस घटना में 2 आतंकवादी टेररिस्ट मारे गए हैं और हमारे 5 लोग का शहीद हो गए। इसका मतलब 5:2, और वो एक बहुत ही बुरा किल रेशियो है। और उसमें उन 5 से 4 लोग स्पेशल फोर्सेस में से हैं। तो इसलिए मेरा मानना है कि
हर घटना जो होता है अलग है, क्योंकि इतने सारे मूविंग पार्ट्स हैं, इतने सारे डिटेल्स हैं, टेरेन अलग होता है। वो जो आतंकवादी हैं उस एनकाउंटर में, वो कहाँ से आए थे, वो लोकल टेररिस्ट हैं या उस साइड से आए हैं। जैसे इस एनकाउंटर में जो कारी जिसके बारे में बात कर रहे थे आप, वो पाकिस्तानी नेशनल confirm हुआ है वो। इस कंफर्म हुआ है। वो ट्रेंड्स होंगे निखिल, पैरेलल्स होंगे, लेकिन आई थिंक आर्मी को भी पता है कि कुछ मुश्किल निर्णय लिए जाएंगे अभी, क्योंकि ये राजौरी और पूंछ सेक्टर, हमने अभी एक शो किया था जिसमें हमने कुछ आंकड़े और डेटा निकाले कि आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद 2019 के बाद जो हिंसा कम हो गई है साउथ कश्मीर और कश्मीर वैली में, नॉर्थ कश्मीर में हिंसा डेटा वाइज जो कम हुई है, वो राजौरी और पूंछ सेक्टर में बढ़ गया है निखिल। जहाँ टेरेन का एडवांटेज है शिव, वो लोग अब उसको इस्तेमाल कर रहे हैं रेगुलरली, और उन्होंने देखा है कि वैली में क्योंकि स्ट्रेस ज्यादा है, करेक्ट, और फोर्सेस ज्यादा वैली को डोमिनेट करती हैं इन नंबर्स। और ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रेंड जो हुआ है, जो अभी तक जो आतंकवादी संगठनों का एक टैक्टिक वो था कि बिल्ट अप एरियाज, गांव टाउन्स में वो स्ट्राइक करेंगे। अब वो एक ओल्ड फैशन तरीका यूज कर रहे हैं, जो आपने बताया, गो बैक टू द हिल्स, फॉरेस्ट, जो जंगली इलाके हैं, जो पर्वत हैं वहाँ पे, पीर पंजाल के साउथ में, वहाँ पे जो हाइडिंग प्लेसेस है, जो टेरेन है, वो आतंकवादियों के फेवर में है, बिल्कुल फेवर में है। और टेरेन में रेगुलर आर्मीज के साथ में ये दिक्कत जरूर आ जाती है कि वो टेरेन इस तरह का है, वो कितना भी नंबर्स कंज्यूम कर सकता है। आप बटालियन भेज दीजिए, आप ब्रिगेड भेज दीजिए, आप डिवीजन भी लगा दीजिए, आप उसके रिजल्ट को लेके कभी श्योर नहीं हो सकते हैं कि अब वो एक जंगल में 3 लोग किस गुफा में, किस पहाड़ के किस किनारे पे हैं, आप नहीं बता सकते। जितनी आपके पास टेक्नोलॉजी है, उसके लिए आपको जो ओल्ड फैशन पेट्रोल्स भेजना, एम्बुश लगाना, इन सारी चीजों से ही आप और वहीं पे आपके स्किल और डिसीजन मेकिंग का रोल आता है शिव, कि आपको सही चीज के लिए सही टूल। और मैं आपकी बात से बिल्कुल अग्री करता हूं कि अगर आरआर को किसी वजह से वहां पे रखा गया है और स्पेशल फोर्सेस को एक अलग ट्रेनिंग, एक अलग स्किल सेट के साथ में अलग दूसरे पर्पसेस के लिए रखा गया है, तो ये बिल्कुल है कि जो आपके डे टू डे ऑपरेशंस हैं, जिसमें ये ऑपरेशन भी आता है, तो उसमें आरआर को वहां पे रखा है, वो लोग परमानेंटली बेस्ड हैं, तो वो आगे होने चाहिए। और अगर कोई सिचुएशन बनती है तब आप स्पेशल फोर्सेस को यूज कीजिए, स्पेशल फोर्सेस का रेगुलर यूज आप मत कीजिए। करेक्ट, क्योंकि फिर वो आपको भी गलत, वो डिस्प्रोपोर्शनेटली आपको एक्सपोज करता है। और एक और रिस्क है उसमें निखिल, वो ये है कि अगर आप स्पेशल फोर्सेस को बार बार और मैं ये एक डिस्क्लेमर फिर से लगाऊंगा, वो ये है कि जिसने भी निर्णय लिया था कि स्पेशल फोर्सेस को रिक्विजिशन किया जाए, उनको बुलाया जाए ये युद्ध क्षेत्र में, उन्होंने सोच समझकर ही किया होगा। लेकिन जो हम थियोरेटिकली जो बोल सकते हैं, क्योंकि आर्मी नोज बेस्ट, कमांडिंग ऑफिसर जो हैं उनको बेस्ट पता है, हम किसी को ज्ञान नहीं दे सकते हैं, लेकिन अगर आप विशेष बल स्पेशल फोर्सेस को ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो ये भी एक रिस्क है कि दुश्मन को पता चलता है कि स्पेशल फोर्सेस की टैक्टिक्स क्या हैं, उनके क्या हथियार हैं, उनके क्या वेज एंड मीन्स हैं, उनका क्या इंटेलिजेंस होता है, तो हर ऑपरेशन में उनको जानकारी मिलती है ना। और शिव, एक और चीज़ जिस पर हम चाहते हैं कि आप कमेंट करें, हमने आज देखा जो नॉर्दर्न आर्मी कमांडर हैं उन्होंने भी रिएक्ट किया, लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी, उन्होंने कहा कि पिछले कुछ टाइम से आर्मी ने ये चीज़ नोटिस की है कि अब जो टेररिस्ट्स मिल रहे हैं या जिनके बारे में जानकारी आ रही है, वो एक्स पाकिस्तानी आर्मी रेगुलर्स हैं। मतलब ये पहले ये था कि पाकिस्तानी आर्मी हेल्प जरूर करती थी इन्फिल्ट्रेट करने में, इंटेलिजेंस के साथ हेल्प करती थी, लेकिन टेररिस्ट होते थे। चाहे कुछ अफगान टेररिस्ट आए कभी बहुत पहले जब मुजाहिदों का दौर चलता था, बाद में फिर पाकिस्तानी नेशनल, और फिर कुछ लोकल होम ग्रोन टेररिस्ट भी होते हैं, लेकिन रेगुलर पाकिस्तानी आर्मी के रिटायर्ड सोल्जर्स, क्योंकि उनका स्किल सेट बिल्कुल दूसरा है, उनकी ट्रेनिंग दूसरी है, मिलिट्री उनकी बिल्कुल मिलिट्री ग्रेड ट्रेनिंग है, और पाकिस्तानी आर्मी भी एक प्रोफेशनल आर्मी है जो आपको बिल्कुल उस तरह का कंपटीशन दे सकती है। क्या ये एक वरिंग ट्रेंड है? निखिल, पहले तो जो जनरल द्विवेदी ने बताया, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पाकिस्तान आर्मी के जो रिटायर्ड रेगुलर्स हैं वो आतंकवादियों संगठनों में पाए जा रहे हैं। मैं इतना सरप्राइज नहीं हूँ, क्योंकि एक दो पॉइंट्स मैं सामने करता हूँ निखिल। एक, जो बॉर्डर एक्शन टीम्स हैं, जो लश्कर तैयबा हैं, जो 26/11 में हमला किया था, उनका ट्रेनिंग जो बिल्कुल मिलिट्री स्टाइल ही ट्रेनिंग था। जो अजमल आमिर कसाब जो बॉम्बे आया था,
उनके आतंकवादियों के साथ, टीम के साथ, उनका जो ट्रेनिंग था वो बिल्कुल ही स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग था। वो आतंकवादी, हम तो उनको आतंकवादी बुलाते हैं, लेकिन अगर आप ब्लैक एंड व्हाइट में देखोगे, दे वर बेसिकली लाइक मरीन कमांडोज। वो मरीन कमांडोज थे। वो समुद्र से आए और एक एक शहर में एक बिल्कुल ही उनके तरफ से एक बिल्कुल ही सक्सेसफुल टेरर स्ट्राइक था। जो करने आए थे वो किया। 166 डेड, उनके 9 लोग मारे गए और एक फंस गया, जो अजमल आमिर का साथ था। तो उनका जो मिलिट्री ट्रेनिंग था वो बियॉन्ड डाउट है। जो पाकिस्तान आर्मी का जो इन्वॉल्वमेंट है ऐसे टेरर ऑर्गेनाइजेशंस में, वो तो ऑलरेडी साबित है, वो साबित हो गया है कि उनका इन्वॉल्वमेंट क्या है। दूसरा, जो बॉर्डर एक्शन टीम्स जो हैं लाइन ऑफ कंट्रोल के पास जो ऑपरेट करते हैं, वो, और इसके बारे में भी हम कुछ एपिसोड्स में बात किए हैं। बॉर्डर एक्शन टीम्स, जो बैट टीम्स जो बोलते हैं, वो एक हाइब्रिड टीम्स होते हैं। जो कुछ आतंकवादी इन्फिल्ट्रेटर्स होते हैं जो घुसते हैं, और उनके सपोर्ट में पाकिस्तान का जो रेगुलर फौज या रेंजर्स हैं उनको सपोर्ट करते हैं। कुछ ऐसे इन्फिल्ट्रेशंस में जो सैनिक हैं पाकिस्तान के या स्पेशल फोर्सेस, वो आतंकवादियों के साथ ही ऑपरेट करते हैं और एलओसी तक वो आके उनका इन्फिल्ट्रेशन फैसिलिटेट करते हैं। तो मेरा मानना है कि अगर आप पाकिस्तान का हाल देखोगे अभी, जो पाकिस्तान में जो हो रहा है अभी, सारे दिशाओं से उन पर प्रेशर है, अंदर से उनका नुकसान काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। तो मेरा मानना है कि पाकिस्तान का डीप स्टेट काफ़ी डेस्परेट, एनीवे काफ़ी डेस्परेट है। और 26/11, बॉर्डर एक्शन टीम्स, आईएसआई का जो सपोर्ट है इन टेरर फोर्सेस का, आई थिंक कि पाकिस्तान रेगुलर्स जो हैं इन द टेरर ऑर्गेनाइजेशन, वो एक लॉजिकल नेक्स्ट स्टेप है। बिल्कुल, लेकिन ये बड़ी चिंता की बात है कि अगर आप एक तरफ बात कर रहे हैं कि इंडिया के साथ सीज फायर होगा और वो बाय एंड लार्ज वो सक्सेसफुल रहा है, एक्सेप्ट एक दो कुछ इंसिडेंट जरूर हुए हैं शेलिंग वेलिंग के, लेकिन हाँ, लाइन ऑफ कंट्रोल, क्रॉस लाइन ऑफ कंट्रोल फायरिंग काफी सक्सेसफुल है। वो बिल्कुल अभी वहां मोर और लेस शांति है। ये इन्फिल्ट्रेशन बंद नहीं हुआ है, ये एक दूसरा जरूर टॉपिक है। लेकिन अगर बिल्कुल वो एक रेगुलर ट्रूप्स अगर उनके चाहे रिटायर होने के 1-2 साल बाद अगर वो इस तरह की हरकतें करेंगे, तो वो बाकी फिर जो आपकी बातचीत पाकिस्तान से चल रही है वो उसको और स्ट्रेस में डालेगी। शिव, इस विषय को हम विराम देना चाहते हैं 2 टेकअवेज के साथ में। एक, जो आपने कहा कि बैड एंड वाला अगर ये केस है, जैसे शिव बाबा कह चुके हैं कि अभी ये अंडर इन्वेस्टिगेशन है, हो सकता है फैक्ट्स चेंज हो, लेकिन अभी तक की जानकारी ये है कि ये एक बैड एंड का केस हो सकता है। ऑपरेशन गरोल में एग्जैक्टली हमने बैड एंड वाला ही केस देखा था। तो बिल्कुल एक सीरियस रीथिंक की जरूरत है। नॉर्दर्न आर्मी कमांड, आई एम श्योर वो सोच रहे होंगे इस बारे में कि अगर एकदम क्विक सक्सेस 2 महीने में 2 बार अगर आपके साथ एक ही घटना हो गई है, इसका मतलब आपका कोई एक लैक्यूना है जिसको एक्सप्लॉइट कर रहा है आपका दुश्मन, और आपको बिल्कुल उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। दूसरी चीज जो हमने देखा, कैप्टन शुभम गुप्ता वीर गति को प्राप्त हो गए हैं। उनका संतप्त परिवार आगरा में है, और बड़ा अफसोस हुआ हमें वो पिक्चर्स देख के शिव कि उनके फैमिली को जो हेल्प दी जानी चाहिए थी गवर्नमेंट की तरफ से, वो जब दिया जा रहा था चेक, शर्मनाक वीडियो, बिल्कुल मुझे शिव समझ में नहीं। मैं गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश का सेंटिमेंट समझता हूं कि वो उस फैमिली को हेल्प करना चाहते हैं, उसका वीडियो बनाने की क्या जरूरत है? और स्पेशली एक माँ जिसका जवान बेटा इस तरह से ये वीर गति को प्राप्त हो गया, देश के लिए उसने जान गंवा दी, वो खड़ी भी नहीं हो पा रही हैं और वो मना कर रही हैं कि आप ये सब मत कीजिए, और उनको 2 लोग पकड़ के ला रहे हैं और आप पिक्चर्स खींच रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। देखिए, मेरा मानना है कि ये एक ना सिर्फ एक शर्मनाक घटना था, लेकिन एक सिंबल है हमारे पॉलिटिकल कल्चर का, जो फोटो ऑप कल्चर है। हमको याद रखना पड़ेगा कि जो चेक उन मंत्रियों के हाथ में था, जो 2 एमएलएस जो थे, वो चेक, वो पब्लिक मनी है। हाँ। उनका पर्सनल पैसा तो है नहीं, वो गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स हैं या पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो वो जो पैसे हैं वो किसी को फेवर नहीं कर रहे, वो पब्लिक मनी है। जो वो पुष्पा गुप्ता, जो कैप्टन शुभम गुप्ता की माँ, उनको देने वाले थे। दूसरा, वो जो शुभम गुप्ता की माँ, वो रो रो के बोल रही है निखिल कि ये प्रदर्शनी मत करो, डोंट ऐसे मत करो, डोंट डू दिस इन पब्लिक, प्लीज ब्रिंग माई सन बैक, लेट मी गो। वो टर्न करके वो जाना चाहती है, लेकिन ये दो आदमी ऐसे चेक उनके हाथ में फोर्स कर रहे हैं। आई थिंक कि ये
मेरे पास शब्द नहीं है। मैंने अभी एक शो किया था इसके ऊपर निखिल, और यू नो इन आर पॉलिटिकल कल्चर, हमारे पॉलिटिकल कल्चर में हम नेताज को हार्टलेस बोलते हैं, सोललेस बोलते हैं, शेमलेस बोलते हैं, लेकिन नेता लोगों को परसेप्शन के बारे में बहुत पता है। उनको पता है कि परसेप्शन क्या उनको है, तो पूरा लाइन इमेज पब्लिक क्या है। है, क्या लोग देखेंगे। उनको पता है कि एक तस्वीर में शक्ति क्या होता है, दो सेकंड का वीडियो में क्या मैसेज जाता है। उनको पता होना चाहिए ये सब। तो मेरा मानना है कि ये एक बहुत ही शर्मनाक घटना था, और आई डोंट नो कुछ एक्शन लिया जाएगा, मुझे पता नहीं। हाँ, मतलब आपको बिल्कुल उस फैमिली को हेल्प करना है, कीजिए, बट उसका पिक्चर तभी खींचना फोटो जरूरी ऑफ है क्या? प्रायोरिटी नहीं है। एग्जैक्टली आप दीजिए और वहां से टेरेबल। निकलिए, पे रिस्पेक्ट्स, और आप जाइए वहां से, क्योंकि वो फैमिली जो खोना था, उनका जो नुकसान हुआ है वो आप नहीं भर सकते हैं। आप एक टोकन आप देने जा रहे हैं, आप उसको देख करके शालीनता से भी वो काम हो सकता था। मैं नहीं कह रहा हूं कि चेक नहीं देना चाहिए था, आप दे दीजिए और उसको थोड़ा डिसेंसी के साथ कर बिल्कुल, लीजिए। बिल्कुल। शिव, हम आगे बढ़ रहे हैं इस विषय से। 21 नवंबर को हमने देखा कि नेवल एंटीशिप मिसाइल के ग्लाइड ट्रायल्स भी हुए, एक सीकिंग से उसको ग्लाइड करा के देखा गया। अच्छी खबर है। अभी कितने दिनों में हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्रोजेक्ट मैच्योर हो जाए? क्योंकि अभी तो मेरे ख्याल बहुत सारे ट्रायल्स और बाकी होंगे। निखिल देखो, सी किंग तो एक बहुत पुराना Legacy। प्लेटफॉर्म है, हेलीकॉप्टर है वो, जो अभी सर्विस से बाहर होगा बहुत जल्द। 1-2 साल में ये शायद बाहर हो जाएंगे। लेकिन वो तस्वीर देख के बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उस तस्वीर में बहुत मीनिंग है, बहुत सिग्निफिकेंस है। क्योंकि इंडिया के पास, भारत के पास कभी भी एक स्वदेशी एंटी शिप मिसाइल नहीं कभी रही। कभी हुआ नहीं है। हमारे पास कभी नहीं था। हमारे पास ब्रिटेन से था एक एंटी शिप मिसाइल, हमारे पास रशियन एंटी शिप मिसाइल्स है, अभी हमारे पास अमेरिकन हार्पून मिसाइल्स भी हैं। लेकिन कभी भी हमारे पास एक इंडियन एंटी शिप मिसाइल नहीं था। और वो इसलिए कि हमारे पास हमारा जो मिसाइल प्रोग्राम है निखिल, जिसके बारे में हम बहुत बात कर चुके हैं, वो काफ़ी सफल रहा है। हमारे पास बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, एयर टू एयर मिसाइल्स हैं, एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स हैं, सबमरीन लॉन्च्ड मिसाइल्स हैं, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स हैं। लेकिन एंटी शिप मिसाइल्स जो हैं वो एक पर्टिकुलरली डिफ़िकल्ट टेक्नोलॉजी है निखिल, क्योंकि वो समुद्र के ऊपर लॉन्च होता है। आप शिप को ट्रैक करके आपको टारगेट लॉक करना है एक एयरबॉर्न एविएशन प्लेटफॉर्म से। तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं, और एक मिसाइल के स्फीयर में एंटी शिप मिसाइल्स सबसे टेक्नोलॉजी वाइज सबसे मुश्किल है डेवलपमेंट में। तो इसलिए शायद टाइम थोड़ा सा लगा वक्त है। लगा। लेकिन मेरा मानना है कि ये जो तस्वीर है, ये आई थिंक दूसरा या तीसरा एयर लॉन्च ट्रायल था। इसके बाद शायद 8 या 10 और एयर ट्रायल्स होंगे, काफ़ी रेंज में ट्रायल्स होंगे। 50 किलोमीटर का रेंज है, काफ़ी बड़ा, काफ़ी अच्छा रेंज है इस मिसाइल का। तो शायद 2-3 साल में एक इनिशियल कैपेबिलिटी का क्लियरेंस मिल जाएगा इसका। और आपने कहा सीकिंग रिटायर हो रहे हैं, और सीकिंग बड़े डिपेंडेबल प्लेटफॉर्म्स रहे हैं, बहुत लंबे टाइम तक के हमने इस्तेमाल किया उनको। बिल्कुल। और नेवी बड़ी खुश रही है। अच्छा है, लेकिन ये भी ठीक है कि उससे बेहतर फिर हम प्लेटफॉर्म्स की तरफ जा भी रहे हैं। रोमियोस आई गेस सीकिंग फ्लीट को ही रिप्लेस करेंगे। तो हम, मतलब ये जो नेसम एसआर्स हैं, ये हम मान के चल रहे हैं कि ये रोमियोस पे भी करेक्ट, लगेंगी। बिल्कुल बिल्कुल। शिव, हम रखवाले के इस केस को कंक्लूड करना चाह रहे हैं एक छोटी टिप्पणी के साथ। हम चाहते हैं कि इजराइल में आपका अनुभव रहा, और आप उन कुछ जर्नलिस्ट में रहे जिन्होंने पैलेस्टीनियन एरियाज को भी विजिट किया। वेस्ट बैंक, आई एम श्योर शायद आप नहीं जा पाए, लेकिन आपने वेस्ट बैंक वेस्ट बैंक में आपने किया, गाजा में नहीं जा पाए, लेकिन वेस्ट बैंक में जरूर आप फिलिस्तीनियों से भी मिले। जी। हम चाहते हैं कि ये जो दोनों पार्टीज से फेस टू फेस मिलने का, मैन टू मैन बातचीत का जो आपका अनुभव है, वो आप शेयर करें। निखिल, ये एक बहुत ही दुखद कॉन्फ्लिक्ट है जो बहुत सालों से चला है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में ये शुरू हुआ था। और मैंने एक्चुअली मेरे एमए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री मैंने पॉलिटिकल साइंस में किया था, और मेरा सब्जेक्ट था इजराइल पैलेस्टाइन। तो मेरा एमए का थीसिस भी इजराइल पैलेस्टाइन में पे था। इसलिए मुझे मैं बहुत कीन था कि यहाँ जाके इस इशू को कवर करें। निखिल, अभी जो इमोशंस हैं वहाँ पर, वो बहुत ही खतरनाक हैं। कोई भी समाधान अभी सामने नहीं दिख रहा है इस कॉन्फ्लिक्ट का, क्योंकि
जैसे मैंने बताया कि ये बहुत सालों से चला है, लेकिन जब आप आमने सामने लोगों से मिलते हैं, और मैंने इज़राइल का पूरा देश दर्शन किया है वहाँ पर, नॉर्थ टू साउथ सारे बॉर्डर्स में मैंने लोगों से मिले, और बहुत गुस्सा है ऑब्वियसली, क्योंकि इज़राइल में काफ़ी एक नेशनलिज्म भी है, पब्लिक नेशनलिज्म है, लेकिन अभी जो गुस्सा है नेतन्याहू के खिलाफ इज़राइल में, वो बहुत ही भारी है। कि आप कैसे fail पब्लिक हुए? सेंटिमेंट की क्योंकि हमको समझना पड़ेगा, और जब भी किसी से भी बात करो, पब्लिक से, सैनिक से, किसी दुकानदार से, उनका कहना है कि देखो, जो अक्टूबर 7 को हुआ था, जो हमास का जो टेरर अटैक हुआ था, वो इज़राइल का जो एक दुनिया भर में जो एक प्रसिद्धता था, वो रेपुटेशन था, वो बिल्कुल खराब हो गया है। इज़राइल को माना जाता था कि एक देश है जो इनविंसिबल है, कोई अंदर नहीं जा सकता है। उनके दुश्मन जो बाहर से कुछ प्लॉट या षड्यंत्र करते हैं, इज़राइल को पता होता है कि क्या क्या हो रहा है। उनका और वहां मोसाड, जाके वो मारते हैं। हाँ, वो घर में घुस के मारते हैं, बाहर जाके मारते हैं। मोसाड को सब कुछ पता है, द ऑल सीइंग आई, बॉर्डर इम्पेनेट्रेबल, ये सारा खत्म हो गया है निखिल। और जो रीबूट बोलते हैं, रीबूट रिलेशंस, वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है। पैलेस्टाइन, वेस्ट बैंक में जो गाज़ा से अगर आप तुलना करेंगे, वेस्ट बैंक काफ़ी शांतिपूर्ण जगह है। वहाँ पे लोग एक्चुअली नॉर्मली रहते हैं। बहुत सारे फेमस टाउन्स और सिटीज़ हैं, बेथलेहेम, नाज़रेत, ऐसे नाज़रेत तो इज़राइल में है, लेकिन ऐसे सारे एरियाज़ मैंने विज़िट किए हैं। और वहाँ डर है अभी, क्योंकि उनका मानना है कि द बीस्ट हैज़ बिन अवेकन्ड, और अभी ये बहुत लंबा चलेगा। अभी जो न्यूज़ आया है कि कुछ हॉस्टेजेस जो बंधक थे हमास में, वो छोड़े जाएंगे, लेकिन 150 फ़िलिस्तीन के जो प्रिजनर्स हैं उनको एक्सचेंज में दिया जाएगा। तो ये लंबा चलेगा निखिल। वापस जाने की कोशिश भी कर रहे हैं अब। ठीक है, जब आप वहां जाएंगे, हमारी कोशिश रहेगी कि आपको वहां से भी बिल्कुल, रखवाले रखवाले केस का में एपिसोड केस करेंगे। शामिल किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया शिव, आपके टाइम के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दर्शकों का भी, जिन्होंने रखवाले केस को देखा। आप देखते रहिए दी ललन टॉक।